हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में से एक अहम तरीन थ्योरी फंक्शनलिस्ट थ्योरी या ऑर्डर पर्सपेक्टिव को पढ़ने वाले हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको तमाम मेजर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज पर एक मुख्तसर सा लेक्चर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम उन तमाम थ्योरीज को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम फंक्शनलिस्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम की फीचर्स या फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे। तीसरे नंबर पे हम थ्योरीज और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम फंक्शनलिज्म की एग्जांपल्स देखेंगे। पांचवें नंबर पे इस थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुई है वो देखेंगे। और छठे नंबर पे इस थ्योरी की कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस देखेंगे कि ये आज के दौर में कितनी रेलेवेंट है। हम इंट्रोडक्शन की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव या ऑर्डर पर्सपेक्टिव जो है ये एक फाउंडेशनल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है सोशियोलॉजी के अंदर। इसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ एक कंसेप्ट है कि सोसाइटी एक कम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं और हर कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए, इसकी फंक्शनैलिटी के लिए। ये पर्सपेक्टिव जो है ये एक आइडिया से लिया गया है जो कुछ यूँ है कि सोसाइटी के भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। जैसे एक इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो पूरा बॉडी वर्क करता है, इसी तरह सोसाइटी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, फैमिली है, कल्चर है, उसके साथ साथ ट्रेडिशंस हैं। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं और एक साथ काम करते हैं ताकि सोशल आर्डर और इक्विलिब्रियम जो है इनको मेंटेन रख सके। ये जोर देती है इत्तेहाद पर, स्टेबिलिटी पर और जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं इनकी इम्पोर्टेंस पर कि ये कैसे सोसाइटल कोहेजन को, सोसाइटी के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को फोस्टर करते हैं, फ़रोग देते हैं। दूसरे नंबर पे हम इस सोशियोलॉजिकल थ्योरी के यानी फंक्शनलिज्म के की फीचर्स पर बात करेंगे कि इसके इसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला की फीचर हमारे पास है सोसाइटी एज ए सिस्टम। यानी ये कहते हैं कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडीज़ में मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, वो सब मिलकर काम करते हैं, इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे फैमिली हो गई, एजुकेशन हो गई, रिलीजन हो गए, इकॉनमी हो गई। ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंटली काम करते हैं और सोसाइटी के अंदर ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेनटेन रखते हैं। हर पार्ट का जैसे मुख्तलिफ फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, इसी तरह सोसाइटी के अंदर भी जितने भी ये फैमिली है इसका अलग फंक्शन होगा, एजुकेशन जो है इसका अलग फंक्शन होगा, रिलीजन जो है इसका अलग फंक्शन होगा। उसके साथ ये स्टेबिलिटी और ऑर्डर पर फोकस करता है। ये प्रायोरिटाइज करते हैं कि सोशल ऑर्डर जो है ये कैसे अचीव किया जाए और कैसे इसे हमेशा के लिए मेंटेन रखा जाए। ये यकीन रखते हैं कि जो सोसाइटल एस्पेक्ट्स हैं ये एग्जिस्ट इसीलिए ही करते हैं ताकि वो कोई ना कोई रोल सोसाइटी के अंदर सोसाइटल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई रोल वो परफॉर्म करता रहे। तीसरा एसेंशियल एलिमेंट इसका है शेयर्ड नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। यानी सोसाइटी के अंदर जिस कदर शेयर्ड वैल्यूज़ और शेयर्ड नॉर्म्स होंगी, लोग उनको फॉलो करेंगे, इसी तरह उनका जो बिहेवियर है वो गाइड होगा और सोसाइटी के अंदर सोशल हार्मोनी पैदा होगी। यानी लोग जब एक जैसे नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, एक जैसा कल्चर फॉलो करेंगे तो उनके अंदर सोशल हार्मनी, इत्तेहाद व इत्तेफाक वगैरह पैदा होगा। और ये कहता है कि ये जो कंसेंसस है, जो इत्तेफाक है, ये ग्लू के तौर पर काम करता है सोसाइटी को एक साथ एकजुट रहने के लिए, सोसाइटी को यकजा रखने के लिए। उसके साथ चौथा हमारे पास पॉइंट है फंक्शनल एनालिसिस। यानी ये एनालाइज करते हैं कि कैसे किस पार्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन की सोसाइटी की फंक्शनिंग के अंदर, कैसे परफॉर्म किया किस फंक्शन ने, और जो डिसफंक्शंस जो हैं और वो चीज़ें, वो एलिमेंट जो सोसाइटी की स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करते हैं, वो कैसे सोसाइटी के अंदर चेंज लाते हैं, कैसे सोसाइटी को एडेप्टेशन के काबिल बनाते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास एडेप्टेशन एंड इंटीग्रेशन है कि अब लाजमी नहीं है कि सोसाइटी हमेशा एक सीध में चलती रहे, उसके अंदर कुछ डेविएंट बिहेवियर्स होंगे। मिसाल के तौर पर क्राइम हो गया, ये चीज़ें जब होंगी वहाँ पे तो उसके साथ सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, नए लाज बनेंगे, बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर पड़ेगा तो सोसाइटी तब्दील हो जाएगी। वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी ग्रो करती जा रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जो सोसाइटी अब बदलती जा रही है, तो जो नए डाइवर्स एलिमेंट्स आते हैं इनकी इंटीग्रेशन कैसे होगी और कैसे जो इक्विलिब्रियम है सोसाइटी के अंदर, सोशल कंट्रोल है, इसको मेंटेन रखा जाएगा। अब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किन सोशियोलॉजिस्ट ने कितना कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया फंक्शनलिज्म के अंदर। सबसे पहले इमानुएल दुर्कheim, फादर ऑफ द सोशियोलॉजी, ये कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियंस। यानी कि दुर्कheim का टोटल यही कहना है कि सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियंस होती है, इज्तमाही ज़मीर होता है जो बिलीफ से, शेयर्ड वैल्यू से, शेयर्ड नॉर्म से मिलकर बनता है। जितना ज़्यादा मजबूत ये कलेक्टिव कॉन्शियंस होगा सोसाइटी का, उतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर कोहेजन होगा, उतनी ज़्यादा सोसाइटी कोहेसिव होगी। यानी जब लोग एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा देखेंगे, एक जैसी चीज़ों पर ईमान रखेंगे, एक जैसी वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो उन सबका इज्तमाही ज़मीर एक जैसा बन जाएगा, जिसकी वजह से सोसाइटी के
अंदर कोहेजन आएगी, सोसाइटी के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक आएगा, सोसाइटी मजबूत हो जाएगी। फिर ये सोशल फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि कैसे बाद एक्सटर्नल फैक्ट्स जैसे लॉज हो गए, मॉरल्स हो गए, कस्टम्स हो गए, ये हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें एक मखसूस तरीके पर चलने पर मजबूर करते हैं। जैसे लॉज इसलिए बने हैं कि हम कानून पसंद शहरी बने, कानून को फॉलो करते रहे, कोई डेविएंट है, कोई क्राइम वगैरह ना करे। उसके साथ इसका एक काम है स्टडी ऑफ सुसाइड के अंदर कि सुसाइड कैसे होती है, सुसाइड क्यों होती है। तो ये इस सुसाइड को सोशल इंटीग्रेशन के साथ जोड़कर देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी सोसाइटी में सोशल इंटीग्रेशन, लोगों का आपस में एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस बहुत कम है, तो वहाँ पे इगोइस्टिक सुसाइड होगी। और अगर आपस में एक दूसरे पर इन्हिसार, एक दूसरे पर डिपेंडेंस हद से ज़्यादा है, इंटीग्रेशन हद से ज़्यादा है, तो वहाँ पर अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास टॉलकट पार्सन्स आते हैं, जिन्होंने एगिल फ्रेमवर्क या एजीआइल फ्रेमवर्क दिया है। इसमें इसने 4 चीज़ें बताई। सबसे पहले एडेप्टेशन है कि कैसे सोसाइटीज़ इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करती है, इन्वायरमेंट के साथ खुद को बदलती हैं, इन्वायरमेंट के साथ खुद को मर्ज करती हैं, ताकि मटेरियल नीड्स जैसे इकोनॉमिक सिस्टम्स वगैरह इनको फुलफिल कर सके। तो अब ये जो यहाँ पे मटेरियल नीड्स हैं, ये मखसूस गोल्स को अचीव करने के लिए होती हैं। उस यानी मखसूस गोल्स होती है जिनको अचीव करने के लिए सोसाइटी चेंजेस को अडॉप्ट करती है। उसके साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास एक गोल अटेनमेंट, यानी ये सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ सेटिंग ऑफ गोल्स है, फिर उन गोल्स को अचीव करने के तरीके हैं, जो यानी कि सोसाइटी में हर बंदे का अलग गोल नहीं, बल्कि जो कलेक्टिव गोल्स है लोगों के, उनको अचीव करने के सिस्टम्स के, उनको अचीव करने के मूड्स पर बात करती है। जैसे मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल सिस्टम से एक बेहतर गवर्नमेंट हासिल करने का तरीका है, एक बेहतर गवर्नमेंट लोगों का गोल है, उसको अचीव करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पर इंटीग्रेशन है कि कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहे, कैसे एक मखसूस तरीके पर चलते रहें, जो पहले से शेयर्ड बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनसे डेविएंस ना करे। तो जैसे लीगल सिस्टम से ये लोगों को जराइम करने से रोकता है और मखसूस कानून पसंद शहरी के तौर पे रहने पे मजबूर करता है। उसके बाद लेटेंसी है। ये लेटेंसी का मतलब ये है कि ये जो कल्चरल वैल्यूज़ और नॉर्म्स हैं, इनको प्रिजर्व करने का काम करती है, ताकि जो स्टेबिलिटी है ये लंबे वक्त तक बरकरार रहे। और ये कौन करता है? फैमिली करती है, आपके रिलीजन करता है। उसके साथ ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में इन्होंने सिर्फ दरखाइम के आइडियाज़ को भी फर्दर एक्सटेंड किया है, और ये जोर देते हैं सोसाइटल स्ट्रक्चर्स पर कि वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि सोसाइटी जो है वो नेसेसरी तौर पे, यानी कि वो अपने फंक्शन जो हैं, इसलिए वो अपने फंक्शंस अंजाम दे सके। यानी सोसाइटल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इसीलिए ही करते हैं कि वो सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ जो नेसेसरी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकें। उसके बाद रॉबर्ट कैमर्टन है, इन्होंने मिडल रेंज थ्योरी दी है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो ग्रेन थ्योरीज हैं सोशियोलॉजी की, उनके और एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके, उसको कम से कम किया जा सके। उसके साथ इनका दूसरा पॉइंट ये है कि फंक्शनल अल्टरनेटिव्स, यानी कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ गोल्स जो हैं, मुख्तलिफ फंक्शन जो हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक तरीका नहीं है, बल्कि मल्टीपल वेज है। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स की ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है उसकी तरबियत करने के लिए मौजूद, तो जो चाइल्ड केयर सेंटर से ये वहीं सिमिलर फंक्शन सर अंजाम देते हैं जो फैमिली सर अंजाम देती है। यानी कि अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए सिर्फ एक मखसूस कोई तरीका नहीं है, बल्कि आप किसी और तरीके से भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स पे बात करें, सबसे पहले हमारे पास आती है फैमिली। फैमिली क्या करती है? बच्चों की सोशलाइजेशन करती है। उसके साथ सोशल या कल्चर जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है। उसके साथ ये इमोशनल सपोर्ट फ्राहम करती है। उसके साथ प्राइमरी इकोनॉमिक यूनिट है जो बच्चों के अखराजात वगैरह, उनकी इमोशनल सपोर्ट वगैरह उनको फ्राहम करती है। दूसरे नंबर पे एजुकेशन है। एजुकेशन सिस्टम न सिर्फ इकोनॉमिक रोल्स के लिए बंदों को तैयार करता है, बल्कि ये सोशल मोबिलिटी के लिए, सोशल एडेप्टेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए भी काम करता है कि सोसाइटी के अंदर तब्दीली आए तो वो कैसे आए, उस तब्दीली को अडॉप्ट कैसे किया जाए। उसके बाद हमारे पास रिलीजन है। रिलीजन से हमें सबसे पहले मॉरल गाइडेंस मिलती है। उसके साथ कम्युनिटी के अंदर जब एक मज़हब के लोग होंगे तो वहाँ पे सॉलिडेरिटी ज़्यादा होगी, कम्युनिटी के अंदर वो मजबूत ज़्यादा होगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक ज़्यादा होगा, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे। उसके साथ साथ ये हमारे कुछ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का जवाब देती है। जैसे एक इंसान ज़मीन में क्यों आया, तो मुसलमानों के नज़दीक कुरान में आता है कि इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ रिलीजन्स मुख्तलिफ एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस का जवाब देते हैं और सोसाइटल स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद क्राइम्स एंड डेविएंस है। क्राइम्स से बाज़ औक़ात पॉजिटिव काम भी लिया जा सकता है। जैसे अगर कहीं पर कोई क्राइम होगा तभी वहाँ पर लॉ बनेगा ना, कहीं पर अगर डेविएंस होगी तो वहाँ पे सोसाइटल स्ट्रक्चर को रीबिल्ड किया जाएगा। तो ये चीज़ें, उसके साथ इस थ्योरी पर बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी हुई। क्रिटिसिज्म करने वाले जो क्रिटिक्स है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये सोसाइटी हमेशा स्टेबिलिटी पर जोर देती है, ये नहीं देखती है कि कन्फ्लिक्ट
भी ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, इनइक्वालिटी भी ज़रूरी है, पावर स्ट्रगल्स भी ज़रूरी हैं। यानी ये चीज़ें सोसाइटी के अंदर मुस्बत ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये हमेशा सोसाइटी को एक जैसा रखना चाहती है ये थ्योरी। दूसरा रेसिस्टेंट टू चेंज, यानी कि ये सोसाइटी चाहती है कि कोई भी चेंज ना, ये हर चेंज को रेसिस्ट करती है और सोसाइटी के अंदर एक स्टेटस को बरकरार रखती है, जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर रैपिड सोशल चेंजेस नहीं आती है और कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पैदा नहीं होती है। उसके साथ डिटर्मिनिज्म, ये सोसाइटी हमेशा ये सोचती है कि हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। क्रिटिक्स कहते हैं कि दुनिया में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का मकसद हो, हर सोशल स्ट्रक्चर का कोई ना कोई मकसद हो, लेकिन ये डिटर्मिनिज्म यानी कि इस पर तनकीद की जाती है कि ये थ्योरी जो है ये हमेशा हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस ढूंढती रहती है। चौथे नंबर पे नेग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एजेंसी, ये स्ट्रक्चरल फोर्सेस पर जोर देती है और इंडिविजुअल एक्शंस को नज़रअंदाज करती है ये थ्योरी, जिसकी वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि जो ह्यूमन एजेंसी है ये इग्नोर हो जाती है और लोगों के जो पर्सनल मोटिवेशंस होते हैं उनको पसे पुश डाला जाता है। अब इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पे बात करें तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है इसने अगरचे बहुत सारी क्रिटिसिज्म को फेस किया, लेकिन ये आज भी रेलेवेंट है। रेलेवेंट कैसे है? इसकी मदद से हम समझते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मॉडर्न सोशोलॉजिस्ट जो हैं ये फंक्शनलिस्ट आइडियाज़ को मुख्तलिफ थ्योरी जैसे कन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म वगैरह, इन थ्योरीज के साथ कंपेयर करते हैं और एक बेटर निज़ाम लाने की कोशिश करते हैं। अब आखिर में हम इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं कि फंक्शनलिस्ट ऑर्डर या फंक्शनलिस्ट थ्योरी या ऑर्डर पर्सपेक्टिव जो है ये कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जो ये हमें ये समझने में मदद देता है कि एक सोसाइटी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो कैसे परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के, मुख्तलिफ सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस के क्या फंक्शंस है और वो एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करते हैं और कैसे सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी और कोहेजन आता है। और इसके साथ जो इस पर मुख्तलिफ तनकीद हुई कि ये हमेशा चेंज को रेसिस्ट करती है, ये नई चीज़ों को आने नहीं देती है, ये डिटर्मिनिज्म पर ज़्यादा जोर देती है, तो ये इस पर तनकीद की गई जो हमने देख ली। दोस्तों अगर ये लेक्चर पसंद आए तो सोशियोलॉजी के ऐसे मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ। शुक्रिया।